सोचे कि एक हार्डवेयर इंजीनियर है, वो बेचारा महीनों तक लैब में बैठकर एक नए क्रांतिकारी माइक्रोचिप पर काम करता है। हाँ, अपना पूरा दिन रात एक कर देता है उसमें। बिल्कुल, वो हजारों कैलकुलेशंस करता है और जब आखिर में उस चिप को टेस्ट करने के लिए पावर से जोड़ा जाता है, तो अचानक से एक छोटी सी चिंगारी उठती है। ओ, और धुआं निकलता है। एग्जैक्टली धुआं निकलता है और पूरी मेहनत पल भर में राख हो जाती है। ये सुनने में ना किसी बुरे सपने जैसा लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआती दुनिया में ये डर बिल्कुल आम था। सही बात है, एक गलत कनेक्शन और हजारों रुपए का नुकसान। वही तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी बात पर रोशनी डालेंगे कि आखिर आधुनिक इंजीनियरिंग ने इस खतरे को कैसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज हम एनआई मल्टीसिम और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी डिजाइन की दुनिया में उतरेंगे। ये वाकई एक बहुत ही डीप और फैसिनेटिंग टॉपिक है ना? हमारा मेन मकसद आज ये समझना है कि कैसे कागज पर बने थियोरेटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स को एक ठोस फिजिकल और बेहद रिलायबल हार्डवेयर में बदला जाता है। और वो भी बिना लैब में किसी चीज को जलाए। हाँ, सबसे खास बात यही है। इस पूरे सफर में लैब के अंदर एक भी कंपोनेंट को जलने या खराब होने का सामना नहीं करना पड़ता। और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे आसपास के गैजेट्स को सस्ता और रिलायबल बनाती है। बिल्कुल, ये विषय वाकई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी क्रांति को दर्शाता है। देखिए, एक वक्त था जब नए सर्किट्स को डिजाइन और टेस्ट करना बहुत ही लंबा, मुश्किल और महंगा प्रोसेस होता था। राइट, महंगा और रिस्की भी। हाँ, हर नया आइडिया का मतलब था महंगे फिजिकल कंपोनेंट्स के साथ रिस्क लेना। लेकिन सॉफ्टवेयर और डिजिटल टूल्स के आने से ये पूरा सीन ही बदल गया है। तो इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले एक ब्रेड बोर्ड का चित्र आता है। हाँ, वही सफेद रंग का प्लास्टिक बोर्ड। वही जिसमें ढेर सारे छेद होते हैं और जहां हजारों वायर्स एक दूसरे से ऐसे उलझी होती हैं जैसे किसी पेड़ की जड़ें हों। सही कहा, एकदम उलझा हुआ जाल लगता है वो। लेकिन जब हम एडवांस्ड हार्डवेयर की बात करते हैं तो लगातार पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का जिक्र आता है। मेरा सवाल ये है कि अगर दोनों का काम कंपोनेंट्स को जोड़ना ही है, तो ये पीसीबी असल में उन पुराने ब्रेडबोर्ड वाले तरीकों से इतना अलग और बेहतर क्यों है? देखिए, ब्रेडबोर्ड एक शुरुआती आइडिया को जल्दी से टेस्ट करने के लिए ठीक हो सकता है, क्योंकि उसमें कंपोनेंट्स को बिना किसी परमानेंट कनेक्शन के लगाया और निकाला जा सकता है। अच्छा, यानी फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल तो होता है, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी या रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। जरा सी वाइब्रेशन हुई या कोई एक वायर अपनी जगह से थोड़ी सी भी हिली तो पूरा का पूरा सर्किट काम करना बंद कर देता है। ओह, ये तो सच में दिमाग खराब करने वाला प्रॉब्लम है। बिल्कुल, उस लूज कनेक्शन को ढूंढना अपने आप में एक भारी चुनौती होती है। दूसरी तरफ, अगर हम पीसीबी डिजाइन की बात करें, तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का एक ठोस, परमानेंट और सुरक्षित लेआउट बनाते हैं। यानी वहां कोई उलझी हुई वायर्स नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उलझी हुई लटकती वायर्स की जगह पीसीबी में कंडक्टिव कॉपर ट्रैक्स का इस्तेमाल होता है। ये ट्रैक्स सीधे बोर्ड के ऊपर प्रिंट किए जाते हैं, जो अलग-अलग कंपोनेंट्स के बीच एक परमानेंट रास्ता बनाते हैं। ओके, लेट मी अनपैक दिस। अगर ब्रेडबोर्ड एक कच्चा रास्ता है जहां रास्ते के पत्थर कभी भी खिसक सकते हैं, तो पीसीबी एक वेल प्लान्ड हाई स्पीड एक्सप्रेसवे की तरह है। क्या बात है, बहुत सही एनालॉजी दी आपने। है ना? मतलब इस एक्सप्रेसवे पर हर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के गुजरने का अपना एक पक्का और सुरक्षित ट्रैक यानी वो कॉपर लेयर होती है। वहां कोई वायर लटक नहीं रही होती जो गलती से किसी और चालू वायर से टकरा जाए और शॉर्ट सर्किट हो जाए। सही कहा, हर सिग्नल बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की इंजीनियरिंग और भी ज्यादा दिलचस्प है एक्चुअली। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक स्टैंडर्ड पीसीबी सिर्फ एक फ्लैट प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं होता। इसके बेस में एक इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट मटेरियल होता है, आमतौर पर फाइबर ग्लास, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। ओके, तो बेस नॉन कंडक्टिव होता है। हाँ, इस इंसुलेशन के ऊपर कॉपर की बेहद पतली लेयर्स होती हैं जो ट्रैक्स बनाती हैं। फिर उन कंपोनेंट्स जैसे रेजिस्टर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स या कैपेसिटर्स को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग पैड्स होते हैं। जहां पर उन्हें मेटल पिघलाकर फिक्स करते हैं। एग्जैक्टली।
सोल्डर के जरिए उन्हें हमेशा के लिए फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन एक डाउट है यहाँ, जब सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे एक स्मार्टफोन के अंदर जहाँ जगह ना के बराबर होती है और हजारों कनेक्शंस करने होते हैं, तब क्या होता है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। क्योंकि सारी वायर्स एक ही फ्लैट सतह पर तो नहीं बिछाई जा सकती ना, वरना वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और काटने लगेंगी। यहाँ पर पीसीबी का सबसे बेहतरीन हिस्सा सामने आता है। मॉडर्न पीसीबीज एक सिंगल लेयर के नहीं होते, बल्कि वो मल्टी लेयर्ड होते हैं। एक ही बोर्ड के अंदर कॉपर की कई लेयर्स एक के ऊपर एक दबाई जाती हैं। ओ वाओ, यानी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह। बिल्कुल। और इन अलग अलग लेयर्स को आपस में जोड़ने के लिए वियाज का इस्तेमाल किया जाता है। वियाज असल में बेहद छोटे माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं जिन्हें अंदर से कॉपर से कोट किया जाता है। अच्छा। ये वियाज उसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगाई गई एलिवेटर या लिफ्ट की तरह काम करते हैं। ओ, मैं समझ गई। तो अगर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ग्राउंड फ्लोर यानी सबसे नीचे की लेयर से निकलकर चौथी मंजिल की लेयर पर जाना है, तो वो इन्हीं वियाज के जरिए ऊपर उठता है बिना किसी और लेयर के ट्रैक्स को डिस्टर्ब किए। और आखिर में सबसे ऊपर सिल्क स्क्रीन लेबलिंग होती है। ये वो सफेद रंग का प्रिंटेड टेक्स्ट होता है जो बताता है कि कौन सा पुर्जा कहाँ फिट होगा। ये एलिवेटर्स वाली बात सच में बहुत कुछ साफ कर देती है। इससे ये समझ आता है कि क्यों हमारे आज के डिवाइसेस इतने छोटे और कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस एक्सप्रेसवे और इन एलिवेटर्स को बनाने का नक्शा आखिर बनता कैसा है? उसके लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। वही ना, यहाँ पर NI मल्टीसिम और उसकी सबसे बड़ी ताकत वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग का जिक्र आता है। आमतौर पर प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है किसी चीज का पहला फिजिकल मॉडल बनाना, लेकिन वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि स्क्रीन पर ही सब कुछ टेस्ट कर लिया जाए। बिल्कुल, और मल्टीसिम इसमें मास्टर है। हाँ, यहाँ DC एनालिसिस, AC एनालिसिस, ट्रांजिएंट, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और नॉइज एनालिसिस जैसे कॉम्प्लेक्स टेस्ट्स का उल्लेख है हमारे सोर्स में। यहाँ तक कि स्क्रीन पर ही ऑसिलोस्कोप और मल्टीमीटर जैसे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं। सही बात है, ये सारे टूल्स इंजीनियरिंग प्रोसेस को बहुत आसान बना देते हैं। लेकिन थोड़ा रुकते हैं यहाँ। मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी इस पॉइंट पर। अगर हम हार्डवेयर की दुनिया की बात कर रहे हैं, तो क्या सीधे फिजिकल हार्डवेयर बनाना और उसे हाथ में पकड़कर टेस्ट करना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होगा? ये डाउट आना बहुत नेचुरल है। मतलब क्या स्क्रीन पर वर्चुअल टेस्टिंग करने से सच में अनरियल वर्ल्ड गलतियों को पकड़ा जा सकता है, जो आगे चलकर आग लगने या डिवाइस फेल होने का कारण बनती है? एक सॉफ्टवेयर असल दुनिया के करंट और वोल्टेज को थोड़ी ना महसूस कर सकता है। देखिए, ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। असल में फिजिकल टेस्टिंग हमेशा से एक बहुत बड़ा रिस्क रही है। जब कोई नया डिजाइन बनता है तो उसमें ऐसी गलतियां हो सकती हैं जो इंसानी दिमाग शायद पहली बार में ना देख पाए। जैसे कि कोई गलत वायर लग जाना। हाँ, या जैसे कि आपने एक कैपेसिटर गलत वैल्यू का लगा दिया। फिजिकल दुनिया में जब उस कैपेसिटर में करंट जाएगा तो वो फट जाएगा, पैसा तो बर्बाद होगा ही, साथ ही इंजीनियर को चोट भी लग सकती है। सेफ्टी इशू बहुत बड़ा है यहाँ। ओ बाप रे, हाँ, सेफ्टी तो सबसे बड़ी चीज है। वही वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग इस पूरे फिजिकल रिस्क को डिजिटल मैथ में बदल देती है। सॉफ्टवेयर हर एक कंपोनेंट के फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को मैथमेटिकली कैलकुलेट करता है। अच्छा, मैथमेटिकली। हाँ, जब स्क्रीन पर वोल्टेज बढ़ाया जाता है तो सॉफ्टवेयर बताता है कि कौन सा कंपोनेंट अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है, और अगर ये फिजिकल होता तो डेफिनेटली जल गया होता। मल्टीसिम एक्चुअली ऑटोमेटिक वायरिंग मिस्टेक्स और शॉर्ट सर्किट्स को पकड़ लेता है। यानी आग लगने का मैथमेटिकली अंदाजा लगाना और धुआं निकलने से पहले नक्शा बदल देना, ये तो किसी जादू जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और जो टेस्ट आपने गिनवाए वो इस डिजिटल मैथमेटिक्स को और भी गहरा करते हैं। उदाहरण के लिए ट्रांजिएंट एनालिसिस को ही ले लीजिए। हाँ, ये ट्रांजिएंट एनालिसिस क्या होता है एग्जैक्टली? जब किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का स्विच पहली बार ऑन किया जाता है तो करंट एक अचानक और बहुत बड़े झटके के साथ अंदर आता है। इसे एक सूखी हुई पाइप में अचानक पूरा प्रेशर से पानी छोड़ने की तरह समझा जा सकता है। ओ, तो वो झटका तो पाइप को फाड़ भी सकता है। एग्जैक्टली। ये शुरुआती माइक्रोसेकंड का झटका, जिसे ट्रांजिएंट वोल्टेज स्पाइक कहते हैं, सबसे ज्यादा नाजुक कंपोनेंट्स को जला सकता है। मल्टीसिम सॉफ्टवेयर इस एक माइक्रोसेकंड के दौरान होने वाले हर एक बदलाव को ट्रैक करता है। माइक्रोसेकंड का बदलाव भी पकड़ लेता है। हाँ, वो बताता है कि क्या अचानक आए, इस झटके से कोई हिस्सा फेल तो नहीं होगा।
और इसी तरह शायद नॉइज एनालिसिस भी काम करता होगा, हम्म, क्योंकि असल दुनिया में तो सिग्नल्स कभी परफेक्ट नहीं होते। हम्म। हमारे आसपास रेडियो वेव्स हैं, दूसरे डिवाइसेस की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। एकदम दुरुस्त। नॉइज एनालिसिस यही देखता है कि आपका मेन सिग्नल बाहर की इन अनवांटेड इंटरफेरेंसेस से कितना प्रभावित हो रहा है। अगर आप एक मेडिकल हार्ट रेट मॉनिटर बना रहे हैं तो वहां सिग्नल की शुद्धता सबसे जरूरी है। सही बात है, वहाँ एक छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है। बिल्कुल, थोड़ी सी भी नॉइज गलत रीडिंग दे सकती है। फिजिकल दुनिया में इन सभी वेरिएशंस को टेस्ट करने के लिए लाखों रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं और हर एक परीक्षण में घंटों का समय लगता है। वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग के जरिए ये सब कुछ स्क्रीन पर हो जाता है। अलग अलग टेम्परेचर्स और कंडीशंस चेक हो जाती हैं। तो इससे डेवलपमेंट का टाइम बहुत बच जाता होगा। जो काम लैब में हफ्ते लेता, वो शायद कुछ घंटों में हो जाता है। और कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है। राइट। लेकिन इस डिजिटल दुनिया से निकलकर फिजिकल बोर्ड तक आने का असली प्रोसेस क्या है? सुनने में ये पूरा एक 7 स्टेप वर्कफ्लो जैसा लगता है, जो स्कीमेटिक से शुरू होकर लेआउट तक जाता है। इसमें बताया गया है कि मल्टीसिम में कंपोनेंट्स की हजारों रियल वर्ल्ड लाइब्रेरीज हैं। ये सब स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है? इस 7 स्टेप प्रोसेस को एक सीमलेस वर्कफ्लो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिजाइन के एक छोर से लेकर फैक्ट्री के दरवाजे तक का सफर तय करता है। सबसे पहला स्टेप स्कीमेटिक क्रिएशन है। इसका मतलब है डिजिटल नक्शा बनाना। ओके, पहला स्टेप नक्शा। मल्टीसिम की लाइब्रेरी में हजारों रियल वर्ल्ड कंपोनेंट्स के मॉडल्स मौजूद हैं। इंजीनियर उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्क्रीन पर प्लेस करता है और उन्हें डिजिटल वायर से जोड़ता है। ये तो काफी सिंपल लग रहा है सुनने में। हाँ, इंटरफेस सिंपल होता है। दूसरा स्टेप कंपोनेंट सिलेक्शन का होता है, जहां तय होता है कि ये स्पेसिफिक रजिस्टर दुनिया की किस कंपनी का होगा और उसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी। अच्छा। तीसरा और चौथा स्टेप वही सर्किट सिमुलेशन और वर्चुअल टेस्टिंग का है, जिसके बारे में हमने अभी विस्तार से चर्चा की। यहाँ वर्चुअल ऑसिलोस्कोप्स के जरिए वेवफॉर्म्स चेक किए जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना किसी आर्किटेक्ट के काम जैसा लग रहा है मुझे। कैसे? देखिए, एक आर्किटेक्ट सबसे पहले पेपर या कैड सॉफ्टवेयर पर बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाता है, जो स्कीमेटिक क्रिएशन का हिस्सा हो गया। सही है। उसके बाद वो उस ब्लूप्रिंट को एक 3D सिमुलेशन मॉडल में डालता है। वहां वो देखता है कि सूरज की रोशनी बिल्डिंग के किस कमरे में कितनी देर आएगी, या अगर तेज हवा चली तो बिल्डिंग की किस दीवार पर सबसे ज्यादा जोर पड़ेगा। बिल्कुल। अगर सिमुलेशन में पता चलता है कि एक छत का हिस्सा हवा के दबाव से गिर सकता है, तो वो कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही स्क्रीन पर पिलर्स को मोटा कर देता है। ये वही वर्चुअल टेस्टिंग है ना? ये एनालॉजी वाकई इस इंटीग्रेशन को बहुत अच्छी तरह समझने में मदद करती है। और जैसे आर्किटेक्ट का नक्शा जब पूरी तरह परफेक्ट हो जाता है तो उसे किसी और पेपर पर दोबारा नहीं बनाया जाता। हाँ, वही फाइनल प्लान आगे दिया जाता है। एग्जैक्टली। वही फाइनल डेटा सीधे कंस्ट्रक्शन टीम को दे दिया जाता है। इसी तरह हमारे वर्कफ्लो का पांचवा स्टेप ट्रांसफर टू पीसीबी लेआउट होता है। यहाँ मल्टीसिम अपने साथ जुड़े एक दूसरे सॉफ्टवेयर, जिसे अल्टीबोर्ड कहते हैं, उसमें पूरा डेटा भेज देता है। अल्टीबोर्ड, ओके। एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में डेटा भेजना, वो भी बिना किसी मैनुअल एंट्री के, एक बहुत बड़ा फायदा है। डिजाइन एरर्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। अगर डेटा वापस से मैन्युअली डालना पड़ता तो इंसानी गलती, जैसे एक पिन नंबर गलत लिख देने का डर हमेशा बना रहता। हाँ, वो एक टाइपो की वजह से पूरा बोर्ड खराब हो सकता था। और डेटा ट्रांसफर होने के बाद शुरू होता है छठा स्टेप, राउटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ कॉपर ट्रैक्स बिछाने का काम होता है। लेकिन मेरी समझ से ये राउटिंग सिर्फ एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से लाइन खींचकर जोड़ने जैसा नहीं होगा। अगर हजारों वायर्स हैं तो उन्हें ऑप्टिमाइज करना काफी मुश्किल होता होगा। राउटिंग असल में पूरे प्रोसेस का सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। ये वाकई सिर्फ 2 पॉइंट्स के बीच लाइन खींचने तक सीमित नहीं है। जब किसी कॉपर ट्रैक से हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल सिग्नल गुजरता है तो वो अपने आसपास एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, अगर 2 ट्रैक्स एक दूसरे के बहुत करीब रख दिए जाएं तो एक ट्रैक का सिग्नल दूसरे ट्रैक के सिग्नल को बिगाड़ सकता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में क्रॉस टॉक कहते हैं। ओह, क्रॉस टॉक, यानी सिग्नल्स आपस में लड़ पड़ते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा पावर वाली लाइंस मोटी होनी चाहिए ताकि वो ज्यादा करंट बिना गर्म हुए सह सकें। अल्टीबोर्ड सॉफ्टवेयर इन सारे फिजिकल कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखता है। वो देखता है कि कहाँ वायर्स लगाने हैं, कहाँ रास्ता बदलना है और कहाँ ट्रैक्स के बीच दूरी बढ़ानी है। ये तो सच में काफी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। और आखिर में 7वां स्टेप मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन होता है, जहां इन सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की एक स्टैंडर्डाइज्ड फाइल बनाई जाती है, जिसे गर्बर फाइल कहते हैं। ये फाइल दुनिया की किसी भी पीसीबी फैक्ट्री में भेजी जा सकती है। और फिर वो फैक्ट्री उस फाइल को पढ़कर बोर्ड प्रिंट कर देती है। हाँ,
उनकी मशीन्स ठीक वैसा ही ठोस बोर्ड छाप देंगी जैसा स्क्रीन पर डिजाइन किया गया था। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर रोबोटिक्स तक सब में यही प्रोसेस फॉलो होता है। तो ये तो हो गया एकदम परफेक्ट दुनिया का सिनेरियो। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यहीं से शुरू होती है जब हम हकीकत का सामना करते हैं। हर अच्छी टेक्निक की कुछ ना कुछ बाधाएं और सीमाएं होती हैं। और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा। हाँ, हमारे सोर्स मटेरियल में एक पॉइंट है कि रियल वर्ल्ड इफेक्ट्स सिमुलेशन से थोड़े अलग हो सकते हैं। तो मेरा एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है यहाँ। अगर एक इंजीनियर ने स्क्रीन पर हर चीज परफेक्टली सिमुलेट कर ली है, तो क्या उसे कभी भी अपने इस डिजिटल नतीजे पर 100% आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए? ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का सबसे बुनियादी नियम है और इसका सीधा जवाब है कभी नहीं। कभी नहीं। किसी भी इंजीनियर को अपने डिजिटल सिमुलेशन पर 100% भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी नहीं। कभी नहीं। इसकी एक वजह है, सिमुलेशन मॉडल्स आइडियल कंडीशंस पर काम करते हैं। वो मैथमेटिक्स के उन नियमों पर आधारित हैं जो हमने उन्हें सिखाए हैं। लेकिन भौतिक दुनिया यानी फिजिकल वर्ल्ड बहुत अनप्रिडिक्टेबल और चॉटिक है। राइट। वहां हर वेरिएबल पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के लिए और भी कॉम्प्लेक्स टूल्स की जरूरत पड़ सकती है। लाइसेंस भी एक्सपेंसिव होते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स लगते हैं। हमें सॉफ्टवेयर को एक रिस्क रिडक्शन टूल की तरह देखना चाहिए, ना कि किसी भविष्यवाणी करने वाले परफेक्ट आईने की तरह। यानी स्क्रीन पर जो वायर परफेक्टली बिहेव कर रही है, शायद फिजिकल दुनिया में वो थोड़ी हीट पैदा करे और उसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ह्यूमिडिटी भी होती है, टेम्परेचर कभी सर्दी वाला तो कभी गर्मी वाला होता है। बिल्कुल सही पकड़ा। रियल वर्ल्ड के नखरे ही अलग हैं। उदाहरण के लिए पैरासिटिक कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये पैरासिटिक कैपेसिटेंस क्या होता है? जब दो कंपोनेंट्स असल दुनिया में एक दूसरे के पास फिजिकली रखे जाते हैं, तो उनके बीच हवा और स्पेस की वजह से एक ना चाहा हुआ छोटा सा कैपेसिटर अपने आप बन जाता है। ये कहाँ बनेगा और इसका कितना असर होगा, इसको 100% परफेक्टली सिमुलेट करना बेहद मुश्किल है। ओह, मतलब हवा में ही अपने आप कैपेसिटर बन गया। हाँ, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी माइनर इम्परफेक्शंस हो सकती हैं। किसी कॉपर ट्रैक की मोटाई शायद माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कहीं थोड़ी कम हो जाए। इसलिए भले ही सॉफ्टवेयर ने आपका 90% वक्त और पैसा बचा लिया हो और बुनियादी डिजाइन फ्लॉज को पहले ही पकड़ लिया हो, लेकिन बचा हुआ 10% कॉन्फर्मेशन हमेशा फाइनल फिजिकल प्रोटोटाइप को लैब में टेस्ट करके ही होता होगा। एग्जैक्टली। असल करंट और असल एनवायरनमेंट में टेस्ट करके ही तसल्ली मिलती है। फाइनल फिजिकल टेस्टिंग हमेशा जरूरी होती है। हालांकि मल्टीसिम एजुकेशनल और जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए बेहद शानदार है। वो एक सॉलिड फाउंडेशन देता है। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है, एक टूल की ताकत और उसकी लिमिटेशंस दोनों को समझना। लेकिन अब थोड़ा आगे देखते हैं, भविष्य की तरफ, यानी फ्यूचर की झलक। आजकल हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग की बातें हो रही हैं। इस फील्ड में आने वाले कल का नक्शा कैसा दिखता है? ऐसा क्या है जो इस वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग और पीसीबी डिजाइन की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगा? आने वाला वक्त वाकई और भी ज्यादा क्रांतिकारी होने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेटिव डिजाइन के रूप में आ रहा है। सोचिए, हार्डवेयर डिजाइन जैसी कॉम्प्लेक्स चीज का क्लाउड पर चले जाना कितना बड़ा कदम है। अगर मैं इसको कल्पना करूं, सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? इसका मतलब फ्यूचर में ये गूगल डॉक्स जैसा हो जाएगा, जहां पूरी दुनिया से हार्डवेयर इंजीनियर्स एक ही बोर्ड पर एक साथ काम कर रहे होंगे। बिल्कुल वैसा ही। यानी एक इंजीनियर टोक्यो में बैठकर पावर सप्लाई का कंपोनेंट प्लेस कर रहा होगा और उसी वक्त दूसरा इंजीनियर बैंगलोर में उसी बोर्ड पर हाई स्पीड डेटा ट्रैक्स की राउटिंग कर रहा होगा और पीछे एक एआई असिस्टेंट उन्हें गाइड कर रहा होगा। जी हाँ, ठीक वैसा ही। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसी बड़ी हार्डवेयर प्रोडक्ट टीम को अपने डिजाइन को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर बाद में जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा डेटा एक जगह सिंक्रोनाइज होता रहेगा और जैसा आपने एआई असिस्टेंट का जिक्र किया, वो सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। एआई असिस्टेंट क्या करेगा एग्जैक्टली हार्डवेयर डिजाइन में? जैसा कि हमने पहले बात की, पीसीबी राउटिंग एक बहुत ही थका देने वाला और दिमाग खराब करने वाला काम है। हजारों ट्रैक्स को इस तरह से बिछाना कि वो आपस में मैग्नेटिक इंटरफेरेंस पैदा ना करें, इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं। हाँ, वो क्रॉस टॉक वाली प्रॉब्लम। फ्यूचर में एआई असिस्टेड सर्किट ऑप्टिमाइजेशन के जरिए सॉफ्टवेयर खुद कुछ ही सेकंड्स में लाखों परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट कर लेगा। एआई खुद सजेस्ट करेगा कि ट्रैक की लंबाई कहाँ छोटी करनी है या कंपोनेंट्स को किस एंगल पर घुमाना है,
ताकि सिग्नल पूरी तरह सुरक्षित रहे। वाओ, यानी एआई खुद बेहतरीन रास्ता निकाल लेगा। हाँ, एआई सिर्फ गलतियां ही नहीं पकड़ेगा, बल्कि उन गलतियों को होने से पहले ही रोक देगा। एनहांस्ड 3D पीसीबी विजुअलाइजेशन से इंजीनियर्स बोर्ड को वर्चुअल रियलिटी में देख पाएंगे। और शायद ये एआई सीधे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से भी जुड़ा हो। अगर कोई कंपोनेंट रियल वर्ल्ड मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक है, तो क्या डिजाइन स्टेज में ही सॉफ्टवेयर ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर देगा? सही दिशा में सोच रहे हैं आप। इसे रियल टाइम मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर आप अपने डिजाइन में कोई ऐसी माइक्रोचिप लगा रहे हैं जिसकी सप्लाई चेन में कमी आने वाली है, तो एआई आपको तुरंत अलर्ट कर देगा कि इस पार्ट का इस्तेमाल ना करें और उसकी जगह मार्केट में उपलब्ध कोई दूसरा सस्ता और बेहतर पार्ट दिखा देगा। ये इनोवेशंस तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्पीड और एफिशिएंसी को बिल्कुल बदल कर रख देंगे। एक स्मार्ट डिवाइस को मार्केट तक आने में जहां सालों लगते थे, शायद वहां कुछ हफ्ते लगेंगे। एकदम सही कहा। ये एक पूरी तरह से नई दुनिया होने वाली है। ये पूरा विषय सच में दिमाग के सारे दरवाजे खोल देता है। एक क्विक समरी अगर देखें तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे हार्डवेयर इंजीनियरिंग एक समय पर ब्रेडबोर्ड और कच्चे वायर्स के उलझे हुए जाल में फंसी हुई थी, जहां एक छोटी सी गलती महीनों की मेहनत को बर्बाद कर सकती थी। और कैसे पीसीबी डिजाइन ने इसे एक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे में बदल दिया। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि NI मल्टीसिम जैसे सॉफ्टवेयर कैसे इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने से पहले स्क्रीन पर ही एक डिजिटल सिमुलेशन के रूप में जिंदा कर देते हैं, जिससे कॉस्ट कम होती है, एक्यूरेसी बढ़ती है और इंजीनियरिंग एजुकेशन में एक बड़ा रेवोल्यूशन आता है। वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग के जरिए हम उन बारीकियों को पकड़ पाते हैं जो फिजिकल लैब में नामुमकिन होता। सही कहा। लेकिन इन सब बातों को समेटते हुए मेरे मन में आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है, एक ऐसी चीज जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। वो क्या? हमने चर्चा की कि रियल वर्ल्ड में ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, जिन्हें आज के सिमुलेशन सॉफ्टवेयर 100% परफेक्टली कॉपी नहीं कर सकते, और इसलिए आखिर में फिजिकल हार्डवेयर बनाना ही पड़ता है। हाँ, फाइनल टेस्टिंग के लिए। लेकिन जरा आगे का सोचिए, अगर भविष्य में AI असिस्टेड सिमुलेशंस और क्लाउड कंप्यूटिंग इतने ज़्यादा एडवांस्ड और परफेक्ट हो जाएं कि रियल वर्ल्ड फिजिक्स और वर्चुअल दुनिया के बीच का ये बचा हुआ फर्क बिल्कुल जीरो हो जाए, अगर आने वाले कल का सॉफ्टवेयर हवा के एक छोटे से झोंके या मटेरियल के किसी आखिरी एटम के टेम्परेचर को भी 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट करने लगे, तो क्या फिजिकल हार्डवेयर प्रोटोटाइप बनाने की ज़रूरत ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या आने वाले कल में हार्डवेयर इंजीनियरिंग आखिरकार पूरी तरह से सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड बनकर रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसे आगे जरूर एक्सप्लोर किया जा सकता है और किसी भी हार्डवेयर इंजीनियर को अपने आने वाले कल के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।